चलिए अपनी डिबेट शुरू करते हैं और आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन आपका करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी सिंह होंगे। हमारे साथ उमेश तलाशी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। पीडीपी से तनवीर अहमद होंगे। हमारे साथ सुशील पंडित होंगे, कश्मीर एक्टिविस्ट, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। घनश्याम तिवारी हैं, इन्हें भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रविंद्र शर्मा होंगे और जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने हैं और कुछ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुशील पंडित आपका रुख करना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, मोदी वहां पर जा रहे हैं बदले हुए हालात में। तीसरी बार पीएम बनने के बाद कश्मीर का उनका ये पहला दौरा है। कितने उत्साहित हैं आप इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, या फिर इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं? नहीं, उत्साह तो बहुत है। प्रधानमंत्री कितनी बार कश्मीर जा चुके हैं और जब जब जाते हैं मुझे बहुत उत्साह की अनुभूति होती है। और इसी उत्साह में मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री बताएं कि बिना हिंदुओं की कश्मीर घाटी उनको कैसी दिखती है। अब 35 वर्ष हो गए हैं उस घाटी में से हिंदुओं का पलायन हुए, जहां वे मूल निवासियों के रूप में रहा करते थे। आज वहां किसी भी उत्सव के लिए जाना उनको कैसा लगता है? कैसा अभी लगता बिना है पत्थरबाजों वाली घाटी देख लीजिए सुशील पंडित जी, हिंदुओं वाली घाटी भी देखने को मिल जाएगी। आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूं। मैं केवल उनसे यही पूछ रहा हूं कि किसी दिन जीवन में अपने प्रधानमंत्री काल में प्रधानमंत्री रहते हुए उन विस्थापित हिंदुओं के शरणार्थी शिविरों का भी रुख कर लीजिए, एक बार ही सही, कम से कम हाजिरी दर्ज करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो 35 वर्षों में अपने घरों से दूर कैसे रह रहे हैं। उनका भी मन करता इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में आपके सामने योग करते, अपने घरों से निकल करके आते, अपने योगा मैट्स लेकर के आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में योगासन करते अपने ही घर से। क्या बताऊं, विस्थापित समुदाय से निर्वासन में रह रहे किसी कश्मीरी हिंदू से आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री घाटी जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, उसका यही जवाब होगा, काश मैं भी अपने घर जा पाता, काश मैं भी अपने सोने आंगन देख पाता, काश मैं भी अपने पूर्वजों की भूमि, अपने तीर्थ, अपने मंदिर, अपना घर पुनः देख पाता। ठीक है। और क्या सोचेगा वो? सुशील पंडित जी की बात मैं लेकर के आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा। आरपी सिंह साहब, तमाम कार्यक्रम सुशील पंडित जी को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक मौजूद सा सवाल वो उठा रहे हैं कि क्यों नहीं शरणार्थी कैंप्स में जाने का कार्यक्रम बनाया, या फिर क्यों नहीं उनको योगा के कार्यक्रम में आमंत्रण भेजा गया? क्या प्रधानमंत्री को हिंदू, जो विस्थापित हिंदू हैं वहां से, उनके दर्द का एहसास नहीं है? सुशील मेरे पिछले लगभग 40 वर्ष से मित्र हैं, साथी हैं, सखा है। हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं और सामाजिक, आर्थिक हर विषय पर काम करते हैं। मैं सुशील की पीड़ा और जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, जो विस्थापित है वहां से, उनकी पीड़ा बहुत भली भांति समझता हूँ। और सुशील ये भी जानते हैं कि मैं आरपी सिंह के नाते से भी और पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते से निरंतर कश्मीर में जो पंडित हैं, इनकी जो इनको लेकर जो विषय जहाँ ठीक लगता है वहां पर उसकी चर्चा जनता भी करता हूँ। तो विषय इसका नहीं कि मेरी चर्चा चलता नहीं, उनका विषय कंसर्न दूसरा है। परंतु सुशील जी को ये ध्यान होगा, सुशील जी खुद भोगी भी हैं, मैं भी उतना ही भोगी हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर में लगभग 12-13 साल में काम कर चुका हूँ और मैंने 1992 में आतंकवाद का वो दौर देखा है जो कि कल्पना से परे था, और आज मैं वो दौर देख रहा हूँ कि जो फिर मेरी कल्पना से परे, कि वो जब वहां पर पूरी रात वहां पर पटाखे नहीं, आतंकवादियों की गोलियां और बारूद चलते थे पूरी रात। 92 के अंदर मैं श्रीनगर में था, सितंबर के अंदर, और एक दिन के लिए 21 दिन के लिए वहां था, मतलब पीक ऑफ मिलिटेंसी में था। और आज वहां पर, और मैं लाल चौक के बगल में एक होटल था अदूस, वहां ठहरा हुआ था, और एक मात्र होटल था, वो भी आतंकवादी ही उसको मैनेज करते थे। परंतु आज वहां पर स्थिति कैसी है हमको जानकारी है, स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आज वहां पर लाल चौक पे तिरंगे लहराए जाते हैं। आरपी सिंह साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में स्थिति बेहतर हुई है, बट इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के लिए, वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है।
मैं सुशील की बात का उत्तर दे दूं तो सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी मरहम लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। मेरे से इतने नहीं मिलने पाते। तो वो एक समय था, और आज तो वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर वहां पर जुलूस भी निकलते हैं, वहां पर कार्यक्रम भी होते हैं। आज हर घर पे तिरंगा लहराया जाता है। कांग्रेस के नेता ने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली और बड़े आराम से निकाली, कोई दुविधा नहीं थी। और एक समय वो था जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी दोनों लोग तिरंगा यात्रा लेकर गए थे, तो गोलियों की बौछार के अंदर तिरंगा यात्रा हुई थी। तो बदल तो हुआ है, मैं मानता हूं कि जितनी अपेक्षा है उतना बदल नहीं, परंतु समय चाहिए। हर चीज के लिए एक समय लगता है। ये कई साल की इकट्ठा किया हुआ मवाद था, आस्ता आस्ता निकलकर उसके जख्म भरे जा रहे हैं, उसके जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है। और ये भी चिंता की जा रही है कि किस प्रकार से जो लोग जख्म दे रहे हैं उनकी भी चिंता की, जिन लोगों ने जख्म दिए और जो लोग अब भी जख्म दे रहे हैं उनकी भी चिंता की जा रही है। चिंता मतलब उनको भी ठीक ठिकाने लगाया जा रहा है, और उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई वो भी कार्रवाई हो रही है। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा ग्लास खाली है। मतलब आज बाने वाली स्थिति या आज से 10 साल पहले वाली स्थिति नहीं है। आज पत्थरबाजी नहीं होती। आज वहां पर तब्दील के ध्यान रखते हैं। आज कश्मीरी पंडितों को वहां पर मॉस्क से, मतलब मस्जिद से खड़े होकर ये नहीं कहा जाता कि आप बाहर निकलो। तो हालांकि मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडित बहुत कम संख्या में होंगे, कुछ मिलाकर हजारों की संख्या में होंगे कुल, परंतु आज वैसी परिस्थिति नहीं है। परंतु और ये 92 वाली परिस्थिति नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से, उनका रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी, यहां पर साफ तौर पर सुशील पंडित जी ने यह माना कि परिवर्तन हुए हैं, वहां बदलाव हुए हैं, हालात बदले हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हालात नहीं बदले, ये उनका सवाल था। पीएम वहां पहुंचेंगे, 4 आतंकी हमले हो चुके हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, इन हालात में वहां पहुंचेंगे। माना यह जा रहा है कि आतंकवाद को वो करारा जवाब होगा, वहां के युवाओं से वो बात करेंगे, वहां वो 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ये सब अलग। लेकिन अगर 92 की जो तस्वीर आरपी सिंह साहब ने दिखाई है उससे कंपैरिजन करते हुए मैं ये पूछूं आपसे कि क्या तब ये मुमकिन था कि कोई पीएम डल लेक पर जाकर के योगा करे, और आज वो पॉसिबल है? इसको कितना बड़ा आप बदलाव मानते हैं कश्मीर में? रविंद्र शर्मा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ ऑडियो में उनकी दिक्कत है। चलिए उनके साथी से ये बात पूछ लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी। 3-4 पहलू अहम हैं। लगभग 6 साल पहले कश्मीर में आखिरी बार एक सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। वो सरकार जब चुनी गई थी तो उस समय कश्मीर में ज़बरदस्त वोटिंग हुई थी। जितनी वोटिंग इस लोकसभा में हुई उससे अधिक वोटिंग हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी से उस सरकार में पीडीपी के साथ एक अलायंस बनाया था। उस 2014 के उस चुनाव के बाद इस 6 साल पहले जो सरकार बर्खास्त हुई, उसके बाद गवर्नर रूल के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इस जो पूरा सिलसिला का क्रम है, एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे शासन व्यवस्था रहा है। तो इसलिए कश्मीर में जो आज मौजूदा हालात हैं और आने वाले जो चुनाव हैं, इसमें अनेक चीज़ों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जो 4 हमले हुए उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पे है। कश्मीर के लोग जो कह रहे हैं, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हारे और वहाँ पर इंजीनियर रशीद जीते, उस विजय में क्या संदेश निहित है वो भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। जहाँ तक एक विपक्ष की भूमिका में हम सब हैं, हम सब चाहते हैं कि भारत और कश्मीर जो कि एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, ऐसा ही रहे। हम सब चाहते हैं कि जो दर्द कश्मीर ने सहा है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने जो भी दर्द सहा है उस दर्द पर मरहम लगाया जाए। और हम सब चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जिसने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हमारे सामने कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो कश्मीर के लोग जो संदेश भेजेंगे, और वो चुनाव हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण होंगे, उससे जो संदेश उभरेगा वो विश्व के लिए भी संदेश होगा और सरकार के लिए भी एक रिपोर्ट कार्ड होगा। ठीक है, मैं उमेश तलाशी जी का भी रुख कर लेता हूं। हमारे मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन उमेश तलाशी जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी का कहना है कि वहां अब चुनाव होने वाले हैं और जनता क्या मैंडेट देगी उसका इंतजार करना चाहिए, आपको लगता है कि पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा, 84 परियोजनाएं, योग दिवस,
कश्मीर के युवाओं से बात करना, संवाद करना, वहां के लोकलाइट्स से बात करना, ये चुनाव में कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से? देखिए, चुनाव के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, इन्होंने तो पहले भी ऐसे, बीजेपी ने काफी प्रयास किए, पहले भी ऐसे काफी इन्होंने फोटोशूट्स किए, वहां पे काफी इन्होंने वहां पे वाहवाहियां लूटने की कोशिश की। बट जब लोकसभा चुनाव हुए तो इनके पास कैंडिडेट्स नहीं रहे वहां फील्ड करने के लिए, इन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये ट्रिक्स वहां नहीं चलती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगा दिवस ठीक है, प्रधानमंत्री जी योगा दिवस पे कश्मीर आ रहे हैं, ठीक है, बट हमें खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी तब आते जब बैक टू बैक टेरर अटैक्स हुए कश्मीर में। हमें खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी तब आते जब माइनॉरिटीज की किलिंग्स हो। तो तभी तो आ रहे हैं। अभी 4 अटैक्स को समय कितना हुआ है ये बताइए उमेश तलाशी जी? अभी 4 अटैक्स को समय कितना हुआ है? अभी तो रियासी का मुखबिर पकड़ा गया है। कितना हुआ अटैक्स? तो 2019 के बाद तो अटैक्स कभी रुके ही नहीं। 2019 के बाद अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो अटैक्स का सिलसिला चलता रहा, ठीक है। तो अटैक्स का तो आप मत कहिए कि चार अटैक्स हुए हैं तो वो आ रहे हैं। अटैक्स का सिलसिला, मासूम लोगों की जाने जाना, ये 2019 से तो थमा ही नहीं। तो ये फोटोशूट्स करना और ये अप्रिसिएशन, ये हेडलाइन मैनेजमेंट, वहां पहुंच के डल झील पे योगा करना और इस चीज को एनकैश करना, सियासत में मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन में कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला है इनको। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 10 साल से ये लोग यही चीजें करे जा रहे हैं और अंत में देखिए जब चुनाव आया तो इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अरे 10 साल में 370 भी तो हटा, जिस पर आप लोग चैलेंज करते थे कि ये नहीं हटा सकते, ये भी तो हुआ। तो फिर कैंडिडेट उठाना चाहिए। अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, तो फिर इनके कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े हुए लोकसभा इलेक्शंस में? ये भी तो बताइए। इनको तो प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था कश्मीर से, इनको तो बिल्कुल जबरदस्त विजय प्राप्त होनी चाहिए थी कश्मीर से। इनके पास तो कैंडिडेट्स नहीं थे खड़े करने के लिए। अगर ये कहें हमने 370 हटाया, हमने कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाया, बाद में कैंडिडेट्स क्यों नहीं फील्ड के? इतना इंपॉर्टेंट। चलिए तुरंत पूछ लेते हैं, लोकसभा चुनाव था। चलिए तुरंत पूछ लेते हैं आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की 2 दिन की विजिट को पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं। यदि इनका काम है, वो इनका काम है, जो बोलना बोलेंगे इनको। मैं इनसे 2 प्रश्न मैं भी पूछूंगा, परंतु देश भर में कई जगह हम चुनाव नहीं लड़े। हम हर जगह 543 की 543 सीटों पर चुनाव लड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, यार अमर अब्दुल्ला साहब तो वहां के नंबर 1 रहे हैं, सीएम रहे हैं, वो तक चुनाव हार गए। तो ये सब बातें मत बताइए। और ये वही सब लोग हैं आपके जो कह रहे, जिनके की बात नहीं हो रही है, और ये बात हो रही है कैंडिडेट चुनाव लड़ने की। इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी तो इलेक्शन लड़ते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। आप तो अयोध्या वाली सीट जीत गए, हार गए, हमें तो उस पर बात नहीं करी। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। आप बताइए आपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए इलेक्शंस के लिए? आपने तो बहुत नया तस्वीर बनाया। 10 साल जहां भी हिंदुस्तान में चुनाव हुए लेकिन कश्मीर का नाम लिया हमने। 370 हटाया। उमेश तलाशी जी सुन लीजिए, आरपी सिंह जी का जवाब सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब का जवाब अब सुन लीजिए। आपके कैंडिडेट के पिताजी तो ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। वैसे सुनेंगे आप, वो ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं। जब वो कहते हैं बीजेपी पाकिस्तान के साथ, बीजेपी वाले पाकिस्तान पे, बीजेपी वाले पाकिस्तान पे, इनसे कोई सवाल पूछे ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। सिंह साहब आप पाकिस्तान तो उमर अब्दुल्ला भी पहुंच जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी पहुंच जाते हैं। अरे कश्मीर की बात करें। अरे उमेश तलाशी जी, जम्मू कश्मीर, अरे उमेश तलाशी जी, भारतीय जनता पार्टी से पहले पाकिस्तान तो फारूक अब्दुल्ला पहुंच जाते हैं। कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। नहीं, सम्मान की बात तो नहीं कही कभी हमने। सम्मान की बात कही, हमने कहा डायलॉग की बात कही। हमने सम्मान की बात कही, हमने डायलॉग की बात कही। और बिरयानी खाने तो ये लोग पहुंचते हैं, हम लोग नहीं। बिरयानी खाने इनवाइटेड, बिरयानी एक हम लोग नहीं जाते। ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे थे, अपने बंगलों में रह रहे थे, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को छोड़ गए थे। यहाँ पर उनके आपने तो बड़ा काम किया कश्मीरी पंडितों के लिए। आपने तो बहुत काम किया कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडित आज भी उसी हालत में है आज जिस हालत में स्टेट गवर्नमेंट ने रखा था। आप बताइए, जप्ती कैंप, पुरखो कैंप, आप बताइए एक बार आपके कब इन कैंप में विजिट किया आपने? कश्मीरी पंडित पैकेज एम्प्लॉइज, क्या रिहेबिलिटेशन स्कीम रही है आपकी? कश्मीरी पंडितों का नाम तो बीजेपी ले ही ना। कश्मीरी पंडित का नाम मत लीजिए आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है ये जग जाहिर है। आप रहने दीजिए, ये कश्मीरी पंडित का
बिगुल ठीक है, बजाना छोड़ राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं। होम मिनिस्टर राजीव साहब रंजन जी का रुख कर आते लेते हैं, वो कभी कश्मीरी ठीक है। पंडित कैंप विजिट नहीं करते। ठीक है, राजीव रंजन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव के नतीजों तक रुकना चाहिए, अभी उत्साहित नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। पीडीपी ने पहले भी कहा था कि भाई 370 अगर दम है तो हटा के दिखाएं, हटा दिए गए, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है कि 1992 का जिसका जिक्र आरपी सिंह साहब ने किया कि वहां ये हालात थे कि आतंकवादियों की गतिविधियां रुकती नहीं थी, और अब क्या स्थिति है हम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं। आप किस तरीके से आकलन करते हैं पीएम के इस 2 दिवसीय कश्मीर दौरे का? देखिए, निसंदेह प्रधानमंत्री जी के दौरे का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ वो नौकरियां देंगे, आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए कई उद्घाटन, कई शिलान्यास वो करेंगे। योग के जरिए वो पूरे विश्व को जो कश्मीर के हालात रहे और कश्मीर को लेकर के पूरी दुनिया की जो एक मान्यता रही है, उससे इतर जो कश्मीर में जो कुछ भी बदला है, योग दिवस के अवसर पर उनके कार्यक्रम से वो एक संदेश जाएगा। लेकिन मैं सुशील पंडित जी की बात से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आतंकवाद पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अभी रियासी की घटना ने ये बताया है कि निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। हालात वहाँ कभी भी बिगाड़ने की कोशिशें हो सकती हैं, और इसको लेकर मुझे लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको तेजी से आगे बढ़ा करके वहाँ विधानसभा को पुनर्जीवित करना, और ये एक अवसर होगा कि भारत का बहुदलीय लोकतंत्र और विशेषकर कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी लोगों के बीच एक बार फिर जाने का मौका मिलेगा। अब एक तरफ अगर पूरी दुनिया में हम फिलिस्तीन को लेकर बातें करते हैं, तो निसंदेह मैं मानता हूं कि अगर फिलिस्तीन के संग्राम को लेकर, वहां जो गाजा पट्टी में नरसंहार हुए उसको लेकर अगर पूरी दुनिया में लोग चिंतित होते हैं, तो निसंदेह कश्मीर से हिंदुओं का जो पलायन हुआ और जम्मू के शिविरों से लेकर दिल्ली के अनेक शिविरों में जिन स्थितियों का उन्होंने सामना किया है, ये फौरी चुनौती है। इसे स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से कुछ लोगों को ले जाया गया और टारगेट किलिंग्स के जरिए उनको हतोत्साहित किया गया, फिर उसके बाद वो प्रक्रिया जिस निर्बाध गति से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। तो आप मानते हैं राजीव रंजन, आप मानते हैं कि पीएम के इस 2 दिवसीय दौरे में विस्थापित हिंदुओं से मिलने का कार्यक्रम भी होना चाहिए था? अब देखिए, कार्यक्रम तो उन्होंने सोच समझ करके बनाया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का जो विस्थापन है, उस विस्थापन और विस्थापन से जुड़ा हुआ जो दर्द है, जो कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा और उनकी वेदना है, इसको निसंदेह हम सबों को समझना होगा। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साहस के साथ इस किस्म से जिस तरह से वहां विस्थापन की परिस्थितियां पैदा की गई, जो नृशंस हत्याएं हुई, जो बलात्कार हुए, जो परिस्थितियां बनी, उसमें उन्हें खुल करके ये कहना होगा कि हम कश्मीर के हिंदुओं के साथ भी उसी तरह से खड़े हैं जैसे कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और ये उन्हें करना होगा और वो दिखना भी चाहिए उनके व्यवहार में। तनवीर अहमद तंत्री जी से पूछ लेते हैं कि क्या वो ऐसा करेंगे? पीडीपी से हमारे साथ हैं, मैं अभी पूछ लेता हूं राजीव रंजन जी, तुरंत पूछ लेता हूं। तनवीर अहमद तांत्रे जी, क्या पीडीपी ऐसा करेगी कि वहां के विस्थापित हिंदुओं को भरोसे मिलेगी कि हम उनके साथ वैसे ही हैं जैसे हम यहां के मुसलमानों के साथ हैं? देखिए, जहां तक आपने जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर में आज से भाईचारा नहीं है, बल्कि 1947 के बाद जो है यहाँ पर भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, जो यहाँ पर नारा लगता है। अब दिल्ली से बैठकर कोई भाषण देगा या वहां की राजनीति जो वहां पर चल रही है हिंदू मुसलमान पर, वो आकर जम्मू कश्मीर में कोई कहेगा, अरे भाई इतना भाईचारा था तो पत्थरबाजी कौन करता था? तनवीर अहमद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुरहान वानी कौन था?
कुरान वाणी कौन सा जिसके लिए सबसे पहले आप मेरी एक बात सुनिए। अगर आप आपकी बात डिबेट पे पूरी हो हमें जाएगी बुलाते तभी हैं, दूसरे के पास जाऊंगा। सुने अगर आप हमें डिबेट पे बुलाते हैं, इस पैनल में हमें बिठाते हैं, तो सबसे पहला आपका जो सवाल होता है वो हमें शक की निगाह से होता है। दूसरे नंबर पर आपके ये कभी भी नहीं होता। मैंने अपना सवाल पूछा ही नहीं है। मैंने राजीव रंजन का सवाल पूछा आपसे। मैंने अपना सवाल तो पूछा ही नहीं था आपसे। पहला सवाल तो राजीव रंजन जी का सवाल था। नहीं, आप इतना मोदी जी के जो योग को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों कह रहे हैं? मैंने अभी उनकी योग की बात की नहीं है। मैंने उनके अभी योग की बात की नहीं है। मेरी डिबेट की लाइन है कि योग से आतंकवाद हारेगा। मैं अभी उस लाइन पर तो आया ही नहीं हूं। तो जहां तक आपने पत्थरबाजी की बात की, तो 370 हटाने के बाद आपने कहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद से सफाया करेंगे हम। तो ये फिर क्या देखने को मिल रहा है? ये जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये क्या है? क्या आप चाहते मैं आरपी सिंह साहब से इसका जवाब लूं या आप अपनी बात पूरी करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, इनको जवाब देना पड़ेगा। कैसे नहीं देना पड़ेगा? 370 हटने के बाद जड़ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 4 घटनाएं हो चुकी हैं पीएम के शपथ लेने के बाद से, और यहां तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 2019 से लगातार आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। जरा कृपा कर वो डेटा भी बता दीजिए जो आतंकवाद की घटना के बारे में है। लगभग 73% कमी आई है आतंकवादी घटनाओं के। आप तो पुलवामा अटैक को भी छुपाना चाहते हैं। नहीं, आप तो पुलवामा अटैक को भी छुपाना चाहते हैं। आप तो रियासत के हादसा हो रहा है, इसको भी छुपाना चाहते हैं। अरे बहुरान वानी के रिश्तेदार सुनने का मादा रख। आराम से आरपी सिंह साहब, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। आप यहाँ पर नहीं, आपको क्या लगता है आप किसी पोर्टल पर इंटरव्यू दे रहे हैं? ये नेशनल चैनल है। 93% पत्थरबाजी में कमी आई है। और किसकी बात करते हैं? मैंने 2011 जनवरी के अंदर तिरंगा लहराया था। 4 घंटे जानवर की तरह चला गया था मुशीराबाद के अंदर तिरंगा लहराने के। आज वहां पर हर कोई अपनी मर्जी से तिरंगा लहरा पाता है। हर घर के अंदर तिरंगा लहराया जाता है। आप किसकी बात कर रहे हो? मुंगा मुफ्ती के आंखों से आंसू नहीं रुकते थे कुरान वाणी के लिए। आंसू टपक करते थे, मेरा कुरान वाणी मारा गया, मेरा कुरान वाणी मारा गया। आप किसकी बात कर रहे हो? आप तो कहते हो कि महबूब मुफ्ती तो कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 करेंसी चलनी चाहिए, 2 घंटे होने चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हो? आप नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 370 हटाने के बाद हम जो है आतंकवाद का सफाया करेंगे। तो आतंकवाद का सफाया कहां पर है? हमें बताइए ना, बताइए। और तभी 73% कमी आई किलिंग के अंदर। जो 2019 के अंदर किलिंग होती थी उससे 73% कमी आई और पत्थरबाजी के अंदर 99% कमी आई। आपकी जानकारी के लिए रोडों पर हमें क्या चाहिए? आतंकवादी के नारे नहीं लगते। उसको पाकिस्तान तनवीर अहमद तांत्रे साहब की भी बात सुन लेते हैं। आरपी सिंह साहब, आप बोलिए। तनवीर अहमद जी, देखिए जनाब, जहां तक मसला जम्मू कश्मीर का रहा, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर का भाषण देना हम नहीं सुनेंगे। आरपी सिंह साहब दोनों बोलेंगे तो नहीं, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं आएगी, किसी की बात नहीं सुन पाएगा कोई। तनवीर अहमद जी को बोल लेने देते हैं। की आवाज बनना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के नौजवान जो बेरोजगार आज फिर रहे हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। जो कसूर जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब साथ जोड़ते हो, पाकिस्तान के साथ जोड़ते हो, यह जवाब आपके पास नहीं। के लोगों को यासीन मलिक ऐसे गोली मारते थे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनके लिए रेड कार्पेट बिछाते थे, तब तो आपके मुंह से इलेक्शन नहीं निकला। वही यासीन मलिक है ना जो आज जेल के अंदर है। ठीक है, देखिए मैं पहले दिल्ली से बैठकर कोई जम्मू कश्मीर का भाषण देगा तो हम नहीं सुनेंगे। अरे भाई, दिल्ली में कहां बैठे हैं? प्रधानमंत्री तो कश्मीर में है इस वक्त। प्रधानमंत्री कश्मीर में है इस वक्त। दिल्ली में तो ये डिबेट चल रही है। आपने पहले सजेशन नहीं दिया, नहीं तो ये डिबेट हम कश्मीर से कर लेते। तनवीर अहमद तांत्रे जी, अच्छा आइडिया है, आपको पहले देना चाहिए था। हम कश्मीर से कर लेते ये डिबेट। रविंद्र शर्मा कांग्रेस से बहुत देर के बाद जुड़े हैं।
और डिबेट में अब आना चाह रहे हैं। मैं लाता हूं घनश्याम तिवारी जी आपको भी, अभी हमारे एक मेहमान रह गए जो बोल नहीं पाए। रविंद्र शर्मा जी, 73% आतंकवाद में कमी आई है, आरपी सिंह साहब आंकड़ा पेश कर रहे हैं। 370 नहीं हटा सकते थे पीएम, ये कहा गया था, 370 हट गई है। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और अब पीएम सीधे संवाद करेंगे वहां के युवाओं से, वहां के लोकलाइट से, वहां के आवाम से, उनको योजनाएं देंगे, परियोजनाएं देंगे, इसके अलावा योग करेंगे। कितनी उम्मीद आप करते हैं कि ये जो हालात सुधरे हैं, आरपी सिंह साहब जो आंकड़ा दे रहे हैं 73% आतंकवाद में कमी आई है, ये अब जड़ से खत्म होगा? आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। आप लेट जुड़े सर, मैं तो आपको सबसे पहला सवाल आप ही से पूछा था। मेरा सवाल का जवाब ये है कि आंकड़े तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन तीव्रता बढ़ गई। बड़े सालों के बाद जो है वो 2000 से लेकर के 1992 के बाद जो हमला हुआ बस यात्रियों पे यहाँ पे शिवखोड़ी और वैष्णो देवी के हाईवे पे, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ करीब का, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी तीव्रता बढ़ गई है। आंकड़ों की कमी हो सकती है, पत्थरबाजी की कमी हो सकती है, लेकिन गोली की आवाज जो है, बम्बों की आवाज अभी भी है। और इस एरिया में सेना पे हमले होते हैं, जोरी पुंछ, मैं उस एक क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमारे एरिया का, जो पिछले 2 दशक से मिलिटेंसी का सफाया था। कोई बड़ी वारदात वहां नहीं हुई थी, लेकिन वहां दर्जनों वारदातें हुई। 35 जवान शहीद हुए, सेना में हमले हुए, हमारे सीओ शहीद हुए, हमारे मेजर शहीद हुए, आर्मी के जवान शहीद हुए, और अब बस यात्रा पे हमला होता है। मैं इसके 370 के साथ नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन 370 के बाद कोई ये कहा गया, नोटबंदी के बाद कोई कहा गया, हर वक्त कहा जाता है कि इससे कमर टूट जाएगी, लेकिन टूटी नहीं। कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज को टारगेट करके किलिंग की गई, बीच बीच में की गई, पुलिस अफसर को की गई, हिंदू मुसलमान सबको की गई, कश्मीर पंडित को भी। अरे रविंद्र शर्मा जी, नोटबंदी से एक फायदा ये तो मानेंगे आप कि पाकिस्तान से जो नकली नोट आते थे वो आना बंद हो गए, इतना तो मानेंगे आप? चलिए मैं मानता हूं, लेकिन बुरहान वानी के वक्त ये पूछ रहे थे, आरपी सिंह साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन उस वक्त की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की एक ही सरकार थी। अगर मुख्यमंत्री ने खेत जताया तो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, उन्होंने भी खेत जताया था कि हमें पता होता ये हादसा नहीं होता, ये और रिकॉर्ड है। और इसके बाद आतंकवाद पे किसी ने कम्प्रोमाइज नहीं किया। और अब जो आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत स्वागत है, तो आए हैं, योग सिखाने आए, योग करने आए। कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी है, और बहुत अच्छी बात है, संदेश दे। लेकिन ये तो बताए कि 85,000 करोड़ के आप कहते हैं प्रपोजल आ गए, इन्वेस्टमेंट तो 2,500 करोड़ की हुई है, 2518 करोड़ की। आप कह रहे हैं हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। आज तक आपके 87 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 10 साल का 11वां साल है। आपने क्या फिजा बदली, क्या हुआ? चुनाव नहीं करवा सके 10 साल से, और जमहूरियत जहां खत्म है, नादिरशाही है, तानाशाही है, ब्यूरोक्रेट की निजाम है, और जमहूरियत आपने हमसे छीन ली, रियासत छीन ली। ये तो बताइए कि कब आए हैं? जब आते हैं कि कोई चुनाव की संभावना है, वो यहाँ जाते हैं, उनकी एक आंख कैमरे की तरफ और आपकी तरफ होती है, उनका एक इशारा जो है वो हम सुनना चाहेंगे कि कब जमहूरियत बहाल होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली, क्यों जम्मू कश्मीर 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ गया बेरोजगारी में, क्यों यहाँ पे बेचैनी है, आतंकवाद बढ़ क्यों रहा है? जो क्षेत्र आपने घोषित किए थे 2022 31 दिसंबर का डीजीपी का स्टेटमेंट निकालिए, उसने कहा जम्मू सूबा हमने साफ कर दिया मिलिटेंसी से 1 जनवरी 2023 को। नहीं, और ये रियासी वाला हमला भी शांति क्षेत्र में हुआ है, ये रियासी वाला हमला भी शांति क्षेत्र में हुआ है। हो रही है, इसलिए सिर्फ आंकड़े गिनने से नहीं, उसकी तीव्रता देख लो। उन्होंने सिलेक्टिवली करके वो लोग जो 90 से माइग्रेट नहीं हुए थे उनको भी शहीद किया, इसलिए तीव्रता बढ़ गई। उन्होंने स्ट्रेटजीज बदल ली, मिलिटेंसी बढ़ गई, और आप 4-4 हमले 3-3 दिन में होते। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं आरपी सिंह साहब, इंटेंसिटी बढ़ी है, आप आंकड़ों में गिरावट की बात कर रहे हैं फीसदी के तौर पर, लेकिन हमलों की इंटेंसिटी बढ़ी है। नहीं, मैं मानता हूं कि शपथ ग्रहण के साथ साथ ही एकदम तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से ये शरारत की दिलों में आतंकवाद बढ़ गया। पूरे जम्मू, उधमपुर, कठुआ, जम्मू के शहर नरवाल में तलाशी अभियान और जोरी पुंछ और कोडा, तो आप ठीक है। आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आरपी सिंह साहब, ये बड़े चुनाव की बात है, लेकिन बड़ी बुनियादी बात क्या है कि राष्ट्र का बहाल करेंगे, हालात क्यों अच्छे नहीं है, चुनाव क्यों नहीं हुए, हालात क्यों अच्छे नहीं है, और डेमोक्रेसी क्यों नहीं देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को?
ठीक है, सवाल सुन लिए गए हैं आपके। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। 10 साल में चुनाव नहीं करवा पाया। जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवादियों ने यहाँ पर फिर वापस हमले किए। लगातार वहां पर घटना हुई, जिसके ऊपर अब होम मिनिस्टर साहब वहां गए, वहां पर चिंता कर रहे हैं, चिंता की गई है कि आगे वह कैसे सब ठीक किया जाए। परंतु जो मूल बात है उसका ये जवाब दे दें कि धारा 370 और 35 से हटाने के पक्ष में या विरोध में ये इनके नेता राहुल गांधी का क्या स्टेटस है, इनकी कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटस है धारा 370 और 35 को लेकर। दूसरी बात, अरे भैया आपके नेता तो वहां पर इस बार गुलमर्ग गए थे ना, वहां पर बर्फ के गोलों के साथ अपनी बहन के साथ खेल भी रहे थे। वो ऐसे ही तो नहीं हो गया। उससे पहले कभी आपके नेता ने किसी ने जरूरत नहीं करी थी वहां जाकर बर्फ के गोलों के साथ खेलते। और आपके नेता ने तो तिरंगा यात्रा निकाली थी, वहां पर कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। मैंने अभी बताया उसी कश्मीर के अंदर मैंने तिरंगा लहराया 4 घंटे, लाल चौक पे तिरंगा लहराया 4 घंटे। उमर अब्दुल्ला के आदेश के अनुसार जानवर की तरह पीटा के बालों से घसीटकर मुशीराम बाग थाने में ले जाया गया। हमें क्या क्या टॉर्चर किए गए सर, इस बात की तिरंगा लहराया गया, क्योंकि ये सब तिरंगा के विरोधी है। ये सबका सब गुप्कर गैंग, ये जो सो कॉल्ड गुप्कर गैंग जिसमें कांग्रेस की हिस्सेदार है, ये सबके सब विरोधी है। इसलिए इनको वहां पर कोई पूछता नहीं। आज उमर अब्दुल्ला का मुफ्ती का वहां पर सुफड़ा साफ हो चुका, जमीन उनकी जा चुकी है। और जो अगला असेंबली इलेक्शन होगा, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, वहां पर नए लोग उभरेंगे, नए नेता आएंगे, नई पार्टियां आएंगी, नए सोच के जो कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं, कश्मीर में ठीक हालात रखना चाहते हैं, वैसे लोग आएंगे। ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बुरहान वानी के लिए अपने आंसू बहाते हो। मैं एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं उमेश तलाशी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जाएंगे, अब नए नए नेता आएंगे वहां पर, एनसी का समय गया। इंजीनियर शीट जैसे आरपी सिंह साहब को समझने की जरूरत है कि ये बोल क्या रहे हैं। पहले तो ये पत्थरबाजी के सपने से ही बाहर नहीं आ रहे। इनसे सवाल कुछ पूछा जाता है और ये बर्फ के गोलों पे पहुंच जाते हैं। सुपड़ा किसका साफ होगा वो तो लोकसभा चुनाव में ही आपने देख लिया। आपके पास कैंडिडेट भाई, ये तो हालात बता रहे हैं ना कि वहां पर हालात अब ऐसे हैं कि राहुल गांधी स्नोबॉल से खेल सकते हैं वहां पर। ये तो हालात बता रहे हैं। पहले भी था, टूरिज्म अब भी है। ये आप कहेंगे टूरिज्म का हवाला देंगे, टूरिज्म कभी नहीं रुका कश्मीर में। उसके बाद ये अब चुनाव की बात करेंगे, किसका सुपड़ा साफ हुआ। आप देखिए जनाब, जो लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए वो असेंबली इलेक्शन में कह रहे हैं सुपड़ा साफ होगा। मुझे डर है ये तो 10 साल से इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इनको पता है कि इनकी स्टैंडिंग कहाँ है। लोगों को ये लोग एक्सेप्टेड नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं इनको। और ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करना, छोटी छोटी पार्टीज को, नई नई पार्टीज को खड़ा करते हैं। लेकिन इनको बड़ी मायूसी हुई इस बार कि जिन प्रॉक्सीज को इन्होंने खड़ा किया उनकी जमानतें भी जब्त हो गई, जिनको ओपनली बीजेपी ने सपोर्ट किया कश्मीर में, ओपनली उनके लिए कैंपेन किया कश्मीर में, उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए। आरपी सिंह साहब, उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए। क्या करोगे आप इलेक्शन में, और क्या सुपड़ा साफ करने की बात करेंगे आप? आपकी आपका ग्राउंड खत्म है। एक रिएक्शन आप जितने मर्जी फोटो शूट कर लीजिए, आप जितने मर्जी कॉस्मेटिक चेंजेस कर लीजिए, लेकिन लोगों को समझ में आता है। मैं घनश्याम तिवारी जी को भी लेता हूँ, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। लेकिन क्योंकि बात इस वक्त वहां की रीजनल पार्टीज की गई है, तो तनवीर अहमद तांत्रे जी, आप इतना भड़क क्यों जाते हैं आरपी सिंह साहब की बात पर? आपके तो पुराने साथी रहे हैं ये भाई। जहां तक भड़कने की बात है, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जब जम्मू कश्मीर की आहट की बात आती है, जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार जो है उनकी बात आती है, जब उनकी बात टाली जाती है ना, तो हम अपने जज्बातों पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सच बात है, ये हकीकत है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जो इस टाइम बीत रही है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। आरपी सिंह साहब नहीं जानते इस बात को। आरपी सिंह साहब नहीं जानते। तो पीएम सबसे पहले जाकर वहां के नौजवानों से ही तो बात करेंगे 6 बजे शाम को। जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि नौजवानों से बात करेंगे, लेकिन करेंगे कहां पर? वो तो योगा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो तो करेंगे सुने तो वो तो यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए आए हुए थे। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से पूछना है तो आप मुझे बताएं, पिछले दौर से लेकर आज तक जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कितनी नौकरियां दी, कितने बड़े स्कैम्स हुए हमारे यहाँ पर एग्जाम्स में।
मुझे बताएं, आप 4th क्लास की जो है नौकरी हमारे नौजवानों को देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अखनूर पुल की लंबाई जो है वो कितनी है। हालांकि आपने उनको 4th क्लास में लगाना है, लेकिन सवालात आपके जो होते हैं वो इंजीनियर वाले होते हैं। हालांकि आपने उनसे पूछना चाहिए था, टेबल साफ करना आता है, कुर्सियां साफ करनी आती है, चाय बनानी आती है, लेकिन नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये पीछे धकेलना चाहते हैं, वापस धकेलना चाहते हैं कि ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो ना चल पाए। ये भाजपा की नीति रही है। और भाजपा जो पहले से ही चाहती है, भाजपा पहले से ही जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। लोगों के खिलाफ होने के बाद इनको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि जम्मू कश्मीर की जमीन पर इन्होंने क्या करना है। यहाँ पर WWF की जो है कुश्तियां करवानी है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आती है इस बात की। कश्मीर की जमीन तो अपनी ही है ना, हिंदुस्तान की ही जमीन है, वो तो अपनी ही जमीन है जी। मैं घनश्याम तिवारी जी का भी सवाल ले लेता हूं, जिससे फिर मैं पूछ सकूं, राजीव रंजन जी से जवाब ले सकूं उसका, और आरपी सिंह साहब से। जी घनश्याम तिवारी जी, आपके पास भी आता हूं। देखिए तीन बातें ब्रीफ में बहुत साधारण सी। ये राष्ट्रीय चैनल है, यहाँ झूठ नहीं परोसा जाना चाहिए कि फेक करेंसी में कमी आई है डिमोनेटाइजेशन के बाद। जो आपने कहा वो फैक्चुअली गलत है आरबीआई के हिसाब से। अच्छा। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जिस तरीके से आरपी सिंह पीडीपी के साथ बात कर रहे थे वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सहयोगी दलों को सफाचट करने के बाद कैसे बात करती है, इनके सहयोगी दल भी बोलेंगे। तीसरी बात कि अपने झूठों का ढिंढोरा पीटने के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये मणिपुर तो सॉल्व नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री मणिपुर जाके योग नहीं कर सकते थे क्या? जम्मू कश्मीर में जाकर के डल झील के सामने योग करने से यह साबित नहीं हो जाता कि वहां पे प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। जब वहां चुनाव होगा, जहां पर जिस तरीके से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, आतंकवाद का जो असली हल है वो लोकतंत्र से होगा। अगर लोकतंत्र की बुलंद आवाज आती है, जो सरकार चुनी जाती है वो 5 साल पूरे करती है, तो आतंकवाद का हल है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढिंढोरा पीट दे, चंद आंकड़े दिखा दे, तो उससे आतंकवाद का हल नहीं होता है। मेरे पास समय की कमी है, हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य है जब मैंने कहा नोटबंदी के बाद पाकिस्तान से आने वाले जाली नोटों में लगाम लगी है, चाहे कोई और, तो कांग्रेस एक बार में मान गई मेरी बात को, जो आपकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी, लेकिन आपने उस बात को डिनाई कर दिया। राजीव रंजन जी, फैक्ट, तथ्य फैक्ट को मैं, अरे तो क्या कांग्रेस के पास तथ्य नहीं होंगे? फिक्शन न बनाएं। कांग्रेस के पास तथ्य होंगे। अरे मनगढ़ंत बात क्यों करते हैं भाई? नहीं, मैं कहां मनगढ़ंत बात कर रहा हूं? आप मनगढ़ंत बात क्यों करते हैं? मैं कहां मनगढ़ंत बात कर रहा हूं? और आपकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी की मोहर है, करेंसी मोहर है। रविंद्र शर्मा जी ने माना है कि सही बात है, भारतीय जनता स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत बात करे, भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत बात करे, उनकी आदत है। आप एंकर हैं, आप मनगढ़ंत बात नहीं, मैं कहां मनगढ़ंत बात कर रहा हूं? मैंने बिल्कुल मनगढ़ंत बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने उसमें मोहर लगाई है, मेरी बात को सर्टिफाई किया। जी राजीव रंजन जी, कोई मोहर नहीं लगाई है, ये मनगढ़ंत बात है। अच्छा, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। चलिए राजीव रंजन जी। देखिए, पहली बात तो ये है, अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए कश्मीर की पुलिस के भी कई अफसरों ने, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बड़ी संख्या में मुसलमानों की भी कुर्बानियां हैं। और आतंकवाद को लेकर के रियासी का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि प्रभावी जो आंकड़े जो भी कह रहे हो, लेकिन आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त अभी नहीं किया जा सका है। और इसके लिए जरूरी है कि वहां लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंचना स्वागत योग्य है, लेकिन जो सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां की विधानसभा को पुनर्जीवित किया जाए। पुनर्जीवित करने के बाद जब पूरे कश्मीर में आप वहां जब घूमेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो निसंदेह इससे भरोसा उनका बढ़ेगा। और पीडीपी और एनसी जो बार बार दिल्ली को लेकर हिकारत का भाव रखते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे, वो भी भारत सरकार के मंत्री थे, भारत के संविधान की शपथ उन्होंने ली, फारूक अब्दुल्ला साहब भी और उमर अब्दुल्ला साहब भी भारत सरकार के और एनसी को दिल्ली से नफरत नहीं है। उन भारत के संविधान को सबको मानना होगा और दिल्ली देश की राजधानी है। ठीक है, मैं एक कमेंट सुशील पंडित जी का भी शामिल करना चाहूंगा। सुशील जी। जी, मैंने आपके कार्यक्रम में बाकी पैनलिस्ट के मुंह से बार बार सुना कि कश्मीर में चुनाव होंगे तो आतंकवाद का हल निकलेगा। वहां की स्थितियां, ये बहुत भोलेपन वाली तजवीज है। अभी वहां लोकसभा में चुनाव हुए तो चुनावों का हल ये निकला कि आतंक से और जिहाद से सहानुभूति रखने वाले चुन करके आए।
जब तक कश्मीर की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, वहां पर पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, आप तुरंत। जी, लिंक में कोई प्रॉब्लम आई है, जवाब दें आरपी सिंह साहब, समय की बहुत कमी है, बहुत सारे सवाल आ गए हैं, स्कैम के, नौकरियों के, हालात के, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, कैसे हालात ठीक होंगे, क्योंकि लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कश्मीर को लेकर के। जी, जब 2 करोड़ से अधिक वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, जब सड़कें बनती है, जब वहां पर रेलवे पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, वहां पर रेलवे के और काम होते हैं, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया होती है ना, ये तो विकास की सामान्य प्रक्रिया है ना सर, इसको अचीवमेंट कैसे मान लेंगे? आधा सेकंड जी, तो वो सबके सब रोजगार भी अर्जित करते हैं, वो सबके सब जितने कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ कि सबके सब रोजगार भी अर्जित करते हैं। ये नहीं कि अगर 2 करोड़ टूरिस्ट जा रहे तो रोजगार अर्जित नहीं हो रहा, जब वहां पर सड़कें बनी तो रोजगार अर्जित वहीं, और वहीं के लोगों से रोजगार अर्जित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि वहां पर चुनाव होने चाहिए, और मुझे लगता है सितंबर में चुनाव होंगे। जितनी पार्टियां यहाँ बैठी हैं, जितने नुमाइंदे बैठे हैं, अपने नेताओं को बोले जाकर चुनाव की तैयारी करें और डटकर चुनाव की तैयारी करें। मैं भी कश्मीर आ रहा हूँ, चुनाव की तैयारी के लिए आऊंगा, जरूर रहूंगा वहां पे, और ये आमना सामने भी होगा, क्योंकि कश्मीर आज बदल गया है, इसमें तो कोई शक नहीं। आज 1990 रविंद्र शर्मा जी, जो शिकायतें थी वो पीएम दूर करने ही तो गए, नौकरियां देने गए, वहां पर परियोजनाएं देने गए, वहां पर योग देने गए हैं, वहां पर विश्वास देने गए हैं, विकास देने गए हैं। छोटा सा कमेंट। विश्वास तो हुआ नहीं, और उन्होंने लाल किले से भी कहा था कि दिल की और दिल्ली की दूरी, दिल की और कश्मीर की दूरी करने वाले थे, दूरियां कमी नहीं हुई। लेकिन हम ये कहते हैं जो उद्घाटन उन्होंने एम्स का किया था 2-3 महीने पहले, वो अभी नहीं चला। और जो ट्रेन उद्घाटन की थी, वो चंद किलोमीटर की जो ट्रेन बनाल से बारामूला तक यूपीए ने पहुंचाई थी, कटरा से वहां लिंक होना था, वो हुआ नहीं। अधूरे उद्घाटन करते हैं, जो प्रोजेक्ट चलते नहीं, क्यों उनको शौक पड़ गया है कि अधूरे। ठीक है, कुल मिलाकर के ये माना तो गया कि वहां कश्मीर में बदलाव आया है, लेकिन बहुत धीमी गति से आया है, जितनी गति से दावा किया गया था उस गति से नहीं आया है। और हालात वहां चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं, जैसे कि विपक्ष का कहना है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी, वहां पर चुनाव नहीं करवा पाई। अब इस बार चुनाव होंगे तो हालात और स्थिति साफ होगी कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति से वहां पर लाभान्वित हैं और वहां की असली स्थिति क्या है। आज की डिबेट में सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।